बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमिनेशन रिएक्शंस की सीरीज़ में अब हम लीविंग ग्रुप का रोल डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो दो मैकेनिज़म्स होते हैं E1 और E2, दोनों के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में लीविंग ग्रुप इन्वॉल्व होता है। इस बात का मतलब ये है कि लीविंग ग्रुप जो है वो अपना रोल प्ले करता है E1 और E2 दोनों तरह के मैकेनिज़म्स में। यानी अगर लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो E1 और E2 दोनों रिएक्शन फास्टर रेट पे प्रोसीड करेंगे। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करेगा E1 और E2 दोनों तरह के रिएक्शंस को। अब थोड़ा क्लोज़र हम देखते हैं इस बात को। ये नीचे जो दो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं, इन दोनों में जो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है उसकी एलिमिनेशन करवाई गई हुई है। यानी दोनों के अंदर एमीन्स जो हैं वो लिविंग ग्रुप का रोल प्ले कर रहे हैं। ये दोनों रिएक्शंस को आप गौर से देखें। पहले रिएक्शन के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो भी क्वाटरनरी अमोनियम आयन है और दूसरे के अंदर भी जो लिविंग ग्रुप है वो क्वाटरनरी अमोनियम आयन है। यानी दोनों केसेस में जो ग्रुप लीव कर रहा है वो अमीन है, यानी टर्सरी अमीन है। दोनों रिएक्शंस हैं वो आप E1 मैकेनिज़्म के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं और E2 मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम यही वाली बात कर रहे हैं कि लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है तो E1 और E2 दोनों तरह के मैकेनिज़्म को वो पॉजिटिव वे में जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। अब इससे पीछे जितना आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को यूज़ करके आप इजीली ये वाली बात जो है वो असेस कर सकते हो कि ये जो दो एग्जांपल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनमें से एक रिएक्शन जो है वो E1 मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करेगा और एक रिएक्शन जो है वो E2 मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड करेगा। हालांकि दोनों रिएक्शंस के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो सेम है दोनों के अंदर, यानी अमीन जो है वो लिविंग ग्रुप का रोल प्ले कर रहा है। अब आप देखें कि जो पहली एग्जांपल है उसमें हमने स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवाया हुआ है, जबकि दूसरा रिएक्शन जो है वो हमने सिर्फ जो पानी है यानी जो सॉल्वेंट है उसके अंदर हमने कैरी आउट किया है। और यहाँ पे लिविंग ग्रुप के बाद जो दूसरा रोल है हम पीछे देख चुके हैं कि मीडियम जितना ज़्यादा बेसिक होगा E1 मैकेनिज़्म जो है वो उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि बेस जो है वो E1 को इफ़ेक्ट करता है। यानी बेस जितना अच्छा होगा E1 मैकेनिज़्म उतनी अच्छी होगी। E2 के लिए बेस जो है वो मानी नहीं रखता, यानी E2 के लिए अगर न्यूट्रल भी सोल्यूशन है यानी सॉल्वेंट है तो वो भी इक्वली इफ़ेक्ट करेगा जितना कि हाइड्रोक्साइड करेगा। अब जो पहली एग्जांपल है इसमें चूँकि हमने हाइड्रोक्साइड यूज़ किया हुआ है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो ये वाली है कि रिएक्शन जो है विल प्रोसीड थ्रू E2, जबकि दूसरा रिएक्शन जो है उसमें जस्ट जो सॉल्वेंट है उसी को हमने यूज़ किया हुआ है, वाटर को। तो यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है वो E1 होगी। ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला रिएक्शन था और जिसमें हमने हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसको यूज़ किया है एज बेस, तो हाइड्रोक्साइड चूँकि बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली फिर प्रोसीड करेगा थ्रू E2 मैकेनिज़्म। यानी एक स्टेप होगा और उसी स्टेप के अंदर पहले जो हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और जो अमीन है वो लीव कर जाएगा और सिंगल स्टेप ये सारा कुछ होगा। यानी हाइड्रोक्साइड बेस का बीटा कार्बन से हाइड्रोजन पिक करना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंड्यूस होना और अमीन लीविंग ग्रुप का लीव करना, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग साइमल्टेनियसली। और ये सारा कुछ एक ही टाइम पे होने के पीछे जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि रिएक्शन इज़ बीइंग कैरीड आउट इन स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। अब कॉन्ट्रेरी टू दिस जो दूसरी एग्जांपल है वो चूँकि हम एक्वस मीडियम के अंदर कैरी कर रहे हैं और इसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो नहीं यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होगी वो E1 होगी और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और आप लोगों को पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये बड़ा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म जो है वो E1 होगी, जिसमें पहले स्टेप के अंदर टर्शरी कार्बोकेटाइन फार्म होगा और फिर उस टर्शरी कार्बोकेटाइन का जो बीटा कार्बन है वहाँ से पानी प्रोटॉन पिक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। हालांकि यहाँ पे भी जो लिविंग ग्रुप है वो वही वाला है, यानी सेम लिविंग ग्रुप है, लेकिन चूँकि बेसिक मीडियम नहीं है हमने वाटर यूज़ किया है। सो पहले स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप जब लीव कर जाएगा तो आपके पास जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन फार्म होगा। फिर फाइनली जो पानी है, यानी यहाँ पे पानी जो है वही यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फार्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा हाइड्रोक्साइड जो लिविंग ग्रुप है उसकी, यानी अल्कोहल्स के अंदर जो लिविंग ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। और एक बात हम सारे लोगों को पता है कि हाइड्रोक्साइड जो है वो कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है।
क्योंकि लिविंग ग्रुप के मतलब हमारा ये कंसेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं दे आर गुड लिविंग ग्रुप, और हाइड्रोक्साइड जो है वो चूँकि पानी का कॉन्जुगेट बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड डेफिनेटली नहीं है, सो हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन एक बात आप लोगों को बताया कि हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम प्रोटोनेट करवा के अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। तो ये वाली बात जो है वो E1 रिएक्शंस के लिए बहुत अच्छी है, यानी अगर आप अल्कोहल्स की एलिमिनेशन करवा रहे हैं सो बेस्ट वे इसके पहले उसको एसिडिक मीडियम के अंदर अल्कोहल को जो है वो प्रोटोनेट करवा लिया जाए, देन वाटर जो है वो लीव कर जाए जिसके नतीजे में कार्बोकेटाइन फार्म हो, और फाइनली फिर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन ये वाली बात जो है वो E2 रिएक्शंस के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी हाइड्रोक्साइड जो है इज़ नेवर अ गुड लिविंग ग्रुप, इज़ नेवर अ लिविंग ग्रुप इन फैक्ट इन E2 रिएक्शंस। अब उसकी वजह क्या है कि क्यों जो है वो E2 रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोक्साइड जो है वो लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता। अब देखें हाइड्रोक्साइड को अगर लिविंग ग्रुप बनाना है तो वो उसी सूरत पॉसिबल है अगर हम इसको प्रोटोनेट करवाएंगे, और प्रोटोनेट करवाने के लिए एसिडिक मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब अल्कोहल्स को अगर हम एसिडिक मीडियम देंगे तो और रिएक्शन जो है वो भी सिंगल हैंडेडली होगा, डेफिनेटली एक ही दफ़ा सारा कुछ हो जाएगा। तो जो एसिडिक मीडियम और जो E2 रिएक्शन है इसके मतलब आप लोगों को पता है कि वो एसिडिक मीडियम के अंदर होता नहीं है। E2 रिएक्शन के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको बेसिक मीडियम जो है वो चाहिए होता है। अब अगर बेसिक मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे तो बेसिक मीडियम बजाय इसके कि अल्कोहल को प्रोटोनेट करे वो तो इनफैक्ट अल्कोहल में से हाइड्रोजन जो है वो पिक कर लेगा। सो कभी भी हाइड्रोक्साइड जो है वो लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता E2 रिएक्शन में। मैं रिपीट करता हूँ फिर से इस बात को कि E2 रिएक्शंस जो हैं इनके लिए लाजमी बात है कि E2 रिएक्शंस जो हैं दे आर कैरीड आउट इन बेसिक मीडियम, और जब हम रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर कैरी आउट करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्कोहल की जो है वो प्रोटोनेशन हो सके। इनफैक्ट जब हम बेस अंदर डालेंगे तो बेस तो प्रोटॉन पिक कर लेगा। सो किसी भी तौर हाइड्रोक्साइड जो है वो लिविंग ग्रुप का रोल प्ले नहीं कर सकते जब हम E2 मैकेनिज़्म की बात कर रहे होते हैं। सो बेस्ट वे जो है फिर इस तरह के अल्कोहल्स में कि उनमें E2 रिएक्शन करवाना है तो वो ये है कि इनको अच्छा लिविंग ग्रुप ज़ाहिर है हम प्रोटोनेशन तो करवा नहीं सकते, तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जो हाइड्रोक्साइड लिविंग ग्रुप है इसको टॉसिलेट या मैसिलेट में बदल लिया जाए। ये टॉसिलेट और मैसिलेट बनाना जो है वो हम पीछे भी सीखा है हम लोगों ने जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे कि किस तरह से जो OH ग्रुप है इसको टॉसिलेट या मैसिलेट ग्रुप में बदला जाता है जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। मसलन यहाँ पे ये वाली अल्कोहल है जो नज़र आ रही है, तो इस अल्कोहल को टॉसल क्लोराइड या मैसल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के हम टॉसिलेट या मैसिलेट बना सकते हैं विच आर गुड लिविंग ग्रुप। सो E2 रिएक्शंस जब भी आपने करवाना है अल्कोहल्स के लिए तो वो बेटर वे ये है कि उसको OH ग्रुप जो है उसको पहले टॉसिलेट या मैसिलेट में बदल लिया जाए, दैन उसके साथ जो है वो रिएक्शन करवाया जा सकता है। मसलन यहाँ पे आप देखें कि ये एक अल्कोहल है, पहले हमने इसको टॉसिलेट बना लिया और फिर E2 रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो हमने प्रोवाइड कर दी, यानी हमने स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस यहाँ पे यूज़ करें, यानी टर्शी बुटॉक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग नंबर 1 एक तो वो बेस है, दूसरा बल्कि बेस है। और कल हम यही बात कर रहे थे इसलिए पिछले लेक्चर के अंदर कि E2 रिएक्शन के लिए जो अच्छा बेस होता है वो दो चीज़ें उसमें होनी लाजम हैं, एक तो ये कि वो स्ट्रॉन्ग बेस हो और दूसरा जो है वो बल्कि हो। तो यहाँ पे बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो टर्शी बुटॉक्साइड यूज़ कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें जो हैं वो E2 रिएक्शंस के लिए पूरी हो गई, यानी स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस हमने यूज़ कर लिया और अच्छा लिविंग ग्रुप भी हमारे पास मौजूद है। सो रिएक्शन जो है विल प्रोसीड थ्रू E2 मैकेनिज़्म और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह जो दूसरा रिएक्शन है उसके अंदर भी अल्कोहल जो है उसको पहले बदल लिया गया टॉसिलेट के अंदर, और दूसरी बात कि जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं जिससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे DBU कि ये स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस है, और यही कंडीशन जो हैं वो चाहिए होती हैं E2 मैकेनिज़्म के लिए कि स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस चाहिए होगा। सो ये वाला रिएक्शन जो है ये भी प्रोसीड करेगा थ्रू E2 मैकेनिज़्म और ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी। अब हम ये वाली बात करते हैं कि E1 रिएक्शन जो है ये स्टीरियो सेलेक्टिव हो सकते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है? अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर जो हैं वो प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म हो और उनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर हो और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो माइनर हो,
मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हों जो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हों और उनमें से एक जो है वो ज़्यादा रेशो में फॉर्म हो और दूसरी जो है वो कम रेशो में फॉर्म हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। जो प्रोडक्ट ज़्यादा रेशो में फॉर्म हो रही होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। अब ये जिन एलिमिनेशन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ रिएक्शन तो ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट होती है। इस तरह के रिएक्शंस में कोई भी एम्बिग्विटी राइज नहीं करती, सो प्रोडक्ट डिसाइड करना जो है वो बड़ा आसान होता है। मसलन जो स्टार्ट वाली दो एग्जांपल आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आप देखें कि ये एक टर्शियल अल्कोहल है जिसको प्रोटोनेट करवा के, यानी हाइड्रोक्साइड जो बुरा लीविंग ग्रुप है उसको प्रोटोनेट करवा के अच्छा लीविंग ग्रुप बना के फिर इसकी एलिमिनेशन करवाई जाए तो ये वाली प्रोडक्ट बनती है। इस रिएक्शन के अंदर ये ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट है, इसके अलावा कोई और इस प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म इस रिएक्शन में नहीं होगी। सिमिलरली जो दूसरी एग्जांपल है, ये भी एक अल्कोहल है, टर्शियल अल्कोहल है, और इस रिएक्शन के अंदर भी ये वाली प्रोडक्ट बनती है और ये ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। यानी ये जो पहली दोनों एग्जांपल हैं इनमें कोई भी एम्बिग्विटी अराइज नहीं करती, एक ही प्रोडक्ट बनती है और वो 100% बनती है। लेकिन इससे जो नीचे वाली एग्जांपल है यहाँ पे आप गौर करें। अब यानी ये वाली अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं, अगेन ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसमें देखें आपके दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो दोनों अल्कीन्स हैं, अब एक जो है वो ई अल्कीन है और दूसरी जो है वो जी अल्कीन है। ये दोनों जो हैं वो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यानी ये डायस्टीरियोमर्स हैं दोनों। अब इसमें जो ई अल्कीन है वो ग्रेटर रेशो में बन रही है 95% और जो जी अल्कीन है वो कम रेशो में बन रही है यानी 5%। अब यहाँ पे जो है वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया, यानी एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। अगेन रिएक्शन जो है इस प्रोसीडिंग थ्रू E1 मैकेनिज़्म, यानी पहले हमने प्रोटोनेट करवा के अल्कोहल को तो कार्बोकेटाइन फॉर्म करवाएंगे, देन जो है वो बीटा हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी। सो ये वाला रिएक्शन जो है ये भी E1 की एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं और दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब दोनों में से एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर है, यानी जो ई अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट है और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट है जो जी अल्कीन है। अब इसके पीछे रीज़न जो है वो क्या है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ई अल्कीन जो है वो ग्रेटर रेशो में क्यों फॉर्म होती है और जो जी अल्कीन है वो कम रेशो में जो है वो क्यों फॉर्म होती है। अब यहाँ पे एक बात जो है वो आप जहन में बिठा के रख सकते हैं, मतलब जनरल रूल के तौर पे। चलें हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। लेट्स सी। अब यहाँ पे देखें आप, वही रिएक्शन हमने दोबारा से इसको जो है वो ड्रा किया हुआ है, आप गौर से देखें। ये स्टार्टिंग मटेरियल है यानी अल्कीन है और इस अल्कीन को प्रोटोनेट करवा के, यानी ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो हमारा अल्कोहल है, और उसी अल्कोहल को प्रोटोनेट करवा के ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है उस अल्कोहल की। अब उस अल्कोहल में से जब ये वाटर जो है वो निकल जाएगा तो ये वाली जो है वो आपके पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन। यानी यहाँ तक जो बात है इसको दोबारा से आप देख लें कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करवा दिया गया है, फिर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है उस अल्कोहल की, और उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से जब वाटर निकल जाएगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो फॉर्म होगा। ये कार्बोकेटाइन जो है वो इस E1 मैकेनिज़्म के अंदर इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट को पे गौर करने की हमें ज़रूरत है। ये जो इंटरमीडिएट है, अब इसकी दो पॉसिबल कन्फर्मेशंस हैं, यानी जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है इसकी दो कन्फर्मेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। ये दो कन्फर्मेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक ये वाली कन्फर्मेशन पॉसिबल है और ये एक ये वाली कन्फर्मेशन पॉसिबल है। अब इन दोनों कन्फर्मेशंस को थोड़ा सा गौर से देखने की आपको ज़रूरत है। अब पहली कन्फर्मेशन को आप देखें कि जो फ़िनाइल और मिथाइल ग्रुप हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। गौर करें आप कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इनके दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी मौजूद है। इसके बरक्स आप जो दूसरा इंटरमीडिएट है उसमें आप देखें तो जो नेबरिंग ग्रुप है वो फ़िनाइल के नेबर में, अब मिथाइल नहीं है, फ़िनाइल के नेबर में जो है वो हाइड्रोजन इंटरमीडिएट है। सो ये जो दो इंटरमीडिएट्स हैं इनमें से जो नीचे वाला इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी दूसरे इंटरमीडिएट से ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस उस तरह से मौजूद नहीं है जो इससे ऊपर वाले
इंटरमीडिएट में मौजूद है। अब इस तो ज़ाहिर है जो ग्रेटर जो जल्दी बनेगी इंटरमीडिएट वो वही वाला बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये जो रेड लेबल्ड इंटरमीडिएट है ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ऊपर वाले इंटरमीडिएट के। तो जो ज़्यादा है उसके बनने का रेशो और उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होगी। अब इस इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये वाली बनेगी। तो चूँकि इंटरमीडिएट जो है वो लेस स्टेबल था तो इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा स्लोली जो है वो स्लोली फार्म होगी। और जो दूसरा इंटरमीडिएट है ये वाला, इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये वाली बनेगी जो मेजर प्रोडक्ट थी हमारे रिएक्शन की। तो चूँकि इंटरमीडिएट जो है वो ज़्यादा स्टेबल था तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा फास्टर रेट में जो है वो फार्म होगी। मैं फिर से एक दफ़ा वापस आता हूँ कि ये इस स्टार्टिंग मटेरियल से पहला एक रिएक्शन जो चूँकि ईवन मैकेनिज़्म जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज़्म होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला इंटरमीडिएट फार्म होता है और फिर जो दूसरा स्टेप होता है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो ये वाली बनती है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो मिथाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने विगली बॉन्ड से शो किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो दोनों तरफ जो है वो मौजूद हो सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये वाली है और एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये वाली है। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सी बनेगी? दिस वन। अब इसके पीछे क्या रीज़न है उसको हम डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर से एक दफ़ा मैं इस बात को डिस्कस कर देता हूँ कि जो इंटरमीडिएट है वो अब 2 इंटरमीडिएट यहाँ पे पॉसिबल हैं, एक ये वाला इंटरमीडिएट और एक ये वाला इंटरमीडिएट। ये जिस इंटरमीडिएट को मैंने अभी रेड लेबल किया है ये लेस स्टेबल है। इसकी रीज़न ये है कि फ़िनाइल और मिथाइल ग्रुप जो हैं इनके दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो मौजूद है। और ये वाला इंटरमीडिएट जिसको मैंने अब रेड लेबल किया है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए कि अब फ़िनाइल के नेबर में हाइड्रोजन है, मिथाइल नहीं है। तो जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है उससे बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट बनेगी। जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है दिस वन, उससे बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो फास्टर रेट में बनेगी। और जो इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो स्लोली बनेगी। मैं फिर से एक दफ़ा वापस जाता हूँ कि ये वाला जो रिएक्शन है नीचे वाला ये वाला रिएक्शन, इसमें दो अल्कीन्स जो हैं वो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। एक जो है वो ई अल्कीन और एक जो है वो जी अल्कीन, जो दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं यानी डायास्टीरियोमर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो ये होगी और इसकी रीज़न ये है कि रिएक्शन का जो पहला स्टेप है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा इसका वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दूसरे के। तो जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उससे प्रोडक्ट बनने का चांस और उसका रेट जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा।